देखा था बेटा हम लोगों ने जीडीपी वाला यानी कि नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर हुआ कंप्लीट हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस, यही हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट चीजें छूट गई। जैसे मैंने बोला था जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, ये छूट गया था। और एक मैंने कहा था कि नेट और ग्रॉस में आप लोग को डिफरेंस बताऊंगा, क्या फर्क होता है नेट में और क्या होता है ग्रॉस, है ना। चलो पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा जीडीपी लिखा होता है ना हमारा, जीडीपी, इसमें जो जी है वो क्या है हमारा, ग्रॉस है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो बेटा, सकल। और एक होता है एनडीपी यानी कि नेट। अच्छा, नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है, कुछ तो फर्क होता होगा। क्यों हम सकल बोलते हैं, क्यों नहीं नेट बोल देते हैं, क्यों नहीं टोटल वैल्यू बोल देते हैं। सर किसी देश में उत्पादित उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। ठीक, वो तो परिभाषा हो गया जीडीपी का। जीडीपी कंप्लीट हो चुका है। जीडीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो फिर बहुत लंबा चले जाएंगे। जीडीपी का डिस्कशन हमने लगभग 1.5 दिन किया है। लेकिन जी और एन में क्या डिफरेंस है कि कहीं पे हम ग्रॉस का यूज करते हैं और कहीं पे एन का। ये भी हमारे टर्म्स है एनडीपी। तो कहाँ पे हम नेट का यूज करते हैं और कहाँ पे हम ग्रॉस का यूज करते हैं। चलो समझा, ठीक ना, इसको समझते हैं। जो हमारा टॉपिक है ना, ग्रॉस को समझते हैं। मान लो कोई गाड़ी है, ठीक, मान लो कोई कार है, तो कार का मूल्य मान लो 10 लाख रुपीज, ठीक है ना। 10 लाख रुपीज इस गाड़ी का रेट। अगर आज की जीडीपी में डैट हम चाहेंगे तो इस 10 लाख को क्या करें, आज की जीडीपी में हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तब क्या होगा। लेकिन देखो एक शर्त होता है कि सर आज हमने एक गाड़ी खरीदी या एक मशीन खरीदा, और जितने में मैंने आज खरीदा है अगर आज इसको ऐड कर दूंगा, और अगर इस गाड़ी की लाइफ 10 साल है या इस मशीन की लाइफ 10 साल है, तो अगले आने वाले 10 साल तक मैं ये सामान खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, जरूरत ही नहीं है। तो क्या सर अगले साल मैं जीडीपी में कोई योगदान नहीं दूंगा, एज ए पॉइंट। और भी सारी चीजें खरीदेंगे उसमें, लेकिन हम बस एक चीज की बात कर रहे हैं, एक वस्तु की बात कर रहे हैं कि वो वस्तु कार है और हमने 10 लाख में खरीद लिया, और आज हमने जीडीपी में 10 लाख रुपया ऐड कर दिया कि एक गाड़ी बिकी है जिसका जो मूल्य था वो 10 लाख था, और आज की जीडीपी में 10 लाख रुपया ऐड हो गया। तो क्या आने वाले 10 साल तक मैं खरीदूंगा कोई कार, नहीं खरीदूंगा। तो क्या 10 साल तक मेरा जीडीपी में कोई योगदान रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया कि अब भारत सरकार ये डिसाइड कर दी कि किस सामान का लाइफ कितना होगा, कार का कितना होगा, मोबाइल फ़ोन का कितना होगा, आपने जो बाइक खरीदी उसकी लाइफ कितनी होगी, ये सारा डिसाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉस्पी के थ्रू करती है। उसके बाद जब डिसाइड होता है कि मान लो ये इस कार का जो ईयर है ना, एज है, वो कितना माना गया, 10 ईयर। इट मीन्स आने वाले इस साल 10 लाख में जब गाड़ी बिकी है तो हम उस अमाउंट को 10 लाख जीडीपी ना ऐड करके डिवाइड करेंगे इसको 10 साल में, यानी कि इस साल जीडीपी में कितना ऐड होगा, 1 लाख रुपया। अगले साल फिर 1 लाख रुपया। भले गाड़ी बिकी, आज गाड़ी बिकी है, लेकिन इसका जो 1-1 लाख रुपया अमाउंट है आने वाले 10 साल तक जीडीपी में ऐड होता रहेगा। यही जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका डेप्रीशिएशन। मैंने बताया था मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन यानी कि मूल्यह्रास। अब देखो फर्क क्या है, समझना कि आज इस साल मतलब बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस वन फाइनेंशियल ईयर में बना, यानी एक साल में मान लेते हैं कि लगभग 10 लाख का मान लेते हैं कि हमारा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हमारे देश की जीडीपी 10 लाख नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इस साल जो पूरा जो गुड्स एंड सर्विस हमारा प्रोड्यूस हुआ है 10 लाख का, तो इस हिसाब से हमारी जीडीपी कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। लेकिन जीडीपी 10 लाख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऊपर वाला भी 1 लाख इसमें ऐड होता रहेगा। जब इसी में डेप्रीशिएशन को ऐड कर देते हैं
जब हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो वही वैल्यू क्या कहलाती है, जीडीपी, यानी कि ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है कि जो इस साल उत्पाद में आया है वो भी, और जो पिछले साल या उसके पिछले साल यानी बैक ईयर में जिसकी जीडीपी में डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है बैक टू बैक, उन सभी मूल्यों का जो ऐड होता है वही क्या कहलाता है आपका, ग्रॉस। यानी कि जीडीपी नहीं, ग्रॉस। जीडीपी तो एक अलग चीज हुई, ग्रॉस की बात बता रहा हूँ। यानी इस साल जो उत्पाद हुआ उसको तो ऐड करेंगे उस वैल्यू को, प्लस जो पहले लास्ट ईयर जो भी ऐड हुआ है, अगर उसका भी कुछ पैसा हमारे में जुड़ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि मैंने 10 लाख रुपया कमाया और पिछले साल में से भी एक मैंने 10 लाख रुपया कहीं से पाया, उसका ब्याज भी मेरे पास आ रहा है, तो वो भी मेरे में ऐड होगा, वो ग्रॉस होता है। और नेट क्या होता है, बस यही खड़े खड़े 10 लाख रुपया उठा करके डाल दो। यानी कि 10 लाख का भाई, आज 10 लाख की गाड़ी जुड़ी बिकी है ना, सीधे इसको उठा करके जीडीपी में ऐड करो। और ये तब जीडीपी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट वाले में जो एक फाइनेंस ईयर में हुआ है उसका जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, एनडीपी। और जीडीपी क्या होगा, जीडीपी में इस साल का फाइनेंस ईयर का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो पहले भी कुछ मशीनें बनी हैं, कुछ गाड़ियां बनी हैं जिसका हम 10 साल तक ऐड कर रहे हैं या 5 साल तक ऐड कर रहे हैं, यानी कि मान लो ये मैंने फ़ोन खरीदा, इसका उम्र 5 साल है, तो इस साल जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन अगले साल बहुत सारे फ़ोन और भी बिकेंगे ना, तो वो तो जीडीपी में ऐड होगा, प्लस इसका भी कुछ अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। वही जो ऐड होता है तो सब मिला करके क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जीडीपी में सिर्फ 1 फाइनेंशियल ईयर का तो है, प्लस जो मैंने डेप्रिसिएशन है वो भी ऐड होता है। तो जब जीडीपी से आपको एनडीपी निकालना होगा तो क्या करोगे, फार्मूला क्या बनाओगे, एनडीपी इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, यही फार्मूला है। अगर आपने एनडीपी निकालना है तो जीडीपी में से क्या निकाल देंगे, डेप्रिसिएशन। एक और टर्म्स होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये कैसे निकालोगे, सेम यही चीज उसमें भी इंप्लीमेंट होगा। किसमें से किसको घटाएं बताओ, एनएनपी नेट है ना, उसमें ग्रॉस करो, ग्रॉस में से क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस को हटा दो तो जीएनपी एक टर्म्स बताया था ना, जीएनपी है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम जब डेप्रिसिएशन को घटा देंगे है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। ये टर्म्स हमने कल छोड़ दिया था, इसको नोट कर लो। यानी कि ग्रॉस में हमारा इस साल का तो जुड़ा ही जुड़ा है, प्लस लास्ट ईयर या उससे पहले कुछ सालों में जो सामान बने हैं जिसका डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास हमारे में जुड़ रहा है, वो भी ग्रॉस के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी होती है वो ट्रिलियन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं ऐड है, उसमें आने वाले 10 साल पहले की गाड़ियाँ, 5 साल पहले के मोबाइल फोन, उसकी भी मूल्य उसमें जोड़ते हैं। इस वजह से जीडीपी का जो लेंथ होता है बहुत हाई दिखाया जाता है। बहुत इतना हाई पूछा नहीं जाएगा, बट जाने रहो, टर्म्स जानना जरूरी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जीडीपी और बाकी जो पहला दिन या दूसरा दिन क्लास होगा बेटा, कोई पहचान ले कि आपका जीडीपी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा डीप में जाना चाहोगे तो जीडीपी का चैप्टर ही 10 दिन में नहीं खत्म होगा, और आपके जीडीपी के चैप्टर को सिर्फ 1 डे मिला है। एक दिन इंट्रोडक्शन एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म करना था, एक दिन जो टॉपिक था आपका जीडीपी का था। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस लगभग 14-15 दिन की क्लास है, लेकिन हमें 2 दिन में खत्म करना है। उस हिसाब से हम लोग को लेकर के चलना है, कितनी स्पीड में चलना है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है ना। एक बार ना हो तो यूट्यूब पे एक बार चेक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे फायदे के लिए। मुझे क्या, मैं तो आराम से पढ़ाऊंगा, आवाज़ में मेरा कम बैठेगा। आगे बढ़े बेटा। एक टर्म्स था हमने बताया था जीडीए। अच्छा, जीडीए को समझ लेते हैं। मान लो मुझे एक कार बनाना है, कार मैंने बना करके फाइनल गुड, समझो ये फाइनल गुड मैंने तैयार कर दिया, और इसका जो मूल्य है वो कितना है, 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया क्या जीडीपी में शामिल हो गया? अभी समझो हाँ शामिल हो गया सर, डेप्रिसिएशन वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या ये गाड़ी मैंने बनाई जो कि फाइनल गुड है, जिसका लागत कितना है, 1 लाख रुपया, क्या ये जीडीपी में शामिल हो गया? शामिल हो गया। लेकिन उसमें एक टर्म्स आता है इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स? समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। ये कार बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी? स्टील की जरूरत पड़ेगी, स्टील कर दोगे कि नहीं कर दोगे? टायर की जरूरत पड़ेगी, हाँ सर। वायर की जरूरत पड़ेगी, हाँ सर। ग्लास की जरूरत पड़ेगी, हाँ सर।
और कुछ, हाँ सर मिसलेनियस बहुत सारी चीज़ें मिसलेनियस यूज होंगे। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाएगा, एक फाइनल गुड बनाएगा, कार जिसकी मूल्य कितना है 1 लाख रुपया। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो स्टील मान लो 30,000 का है, टायर जो यूज हुआ वो 20,000 का यूज हुआ, 4 टायर यूज है ना, वायर जो है 2,000 का यूज हुआ, ग्लास जो है 3,000 का यूज हुआ, अब मिसलेनियस हमारा 5,000 का यूज हो गया। अब नियमतः देखो कि इस गाड़ी में लागत कितना लगा है, बताओ 30 20 50, अब 50 और 5 55 और 60,000, यानी इस गाड़ी को बनाने में टोटल खर्चा कितना लगा है 60,000, यानी कि फैक्टर ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या है 60,000 है, फैक्टर ऑफ कॉस्ट 60,000 सही में। हाँ फैक्टर ऑफ कॉस्ट, क्या फैक्टर ऑफ कॉस्ट में लेबर को वेजेस नहीं दोगे, हाँ अब लैंड का पैसा नहीं निकालोगे, निकालोगे ना। इसका मतलब है कि 60,000 का तो मुझे सिर्फ डायरेक्ट वस्तु लगा है ना, सामान लगा है, इसी सामान को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि खुद में ये कंप्लीट है, स्टील खुद में, टायर कंप्लीट है, खुद में वायर कंप्लीट है ना, ग्लास खुद में कंप्लीट है, जो मिसलेनियस बाकी और जो नट बोल्ट जो स्क्रू ड्राइवर सब लगेंगे वो सब अपने आप में कंप्लीट है। वो नियमतः बिकते ही उसका जो प्राइस है वो जीडीपी में क्या होना चाहिए था ऐड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो फाइनल गुड कार बेचते समय भी तो बिकेगा। इसमें मैंने बताया था डबल काउंटिंग, कल मैंने बताया था ना डबल काउंटिंग, यही है इंटरमीडिएट गुड्स का। या तो तुम इधर निकाल लो, बाद में एक वैल्यू एडेड करो, जो वैल्यू एडेड करोगे तो गाड़ी कितने में बिकी है बेटा 1 लाख, सामान बनाया कितना, तो तुमने एक वैल्यू एडेड किया ना, जो वैल्यू ऐड करोगे वो वैल्यू कितना ऐड कर रहे हो 40,000, यही आपका कहलाता है जीडीए, ठीक है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि क्या आप ऐड कर रहे हो। ये दो तरीका, देखो जीबी और जीडीपी में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई बोलेगा कि जीबी अलग होता है जीडीपी अलग होता है, नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क क्या है कि निकालने का तरीका अलग है। जीडीपी निकालते समय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो मूल मेन अमाउंट है मार्केट प्राइस का, उस मार्केट प्राइस को क्या करते हैं जीडीपी में ऐड कर देते हैं। बट जीबीए के थ्रू निकालते समय हम क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनका हम अलग निकालते हैं, प्लस जो हमने एडिशनल ऐड किया, कौन ऐड करेगा, कौन ऐड करेगा, कार का जो ऑनर होगा वो ऐड करेगा, यानी कि जो एक वैल्यू ऐड करेगा उसको हम अलग निकालेंगे। देखो दोनों निकालोगे रेट एक ही आएगा, कितना आएगा 1 लाख रुपया, चाहे 60,000 प्लस 40,000 जोड़ो, बात एक है। लेकिन निकालने का तरीका क्या है कि कोई जीडीपी इस तरीके से निकालता है कि डायरेक्ट कितने में गाड़ी बिकी आप डायरेक्ट जीडीपी में ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके अलग अलग वैल्यू को अलग निकाल दो, उनको ऐड करो, प्लस जो वैल्यू एडेड किया गया है उस वैल्यू को एडेड करो, तब जीडीपी निकाल दो। अगर इस मेथड से निकालते हो तो जीबीए ऐड का बीपी बेसिक प्राइस होता है, और इस तरीके से निकालते हो तो वो आपकी जीडीपी कहलाती है। ये 2 टर्म्स हमने कल छोड़ दिया था, इसलिए आपने बता दिया, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग बैंकिंग पे और फाइनेंस, जो कि हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी कहे जीबी और जीडीपी में कोई अंतर नहीं, दोनों मेथड अलग अलग तरह के मेथड है। जीडीपी में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो नेट वैल्यू है उसको हम ऐड कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि हम अलग अलग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अलग निकालते हैं, और जो हम वैल्यू एडेड करते हैं उसको हम अलग जोड़ करके, दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है उसको जीडीपी में शामिल करते हैं। बात घुमा फिरा करके 1 लाख रुपया ये भी ऐड होगा, 1 लाख रुपया ये भी ऐड होगा। लेकिन इसमें आपको इंटरमीडिएट गुड्स के रेट दोनों क्यों करते हैं, सरकार ये भी सवाल होगी ना, जब जीडीपी उतना ही पता चलेगा तो कैसे सरकार क्यों कर रही है जीडीए के थ्रू, बताओ लॉजिक बताओ। अगर जीडीपी में तब भी 1 लाख रुपया जुड़ा, इस मेथड से भी जीडीपी, तो सरकार इतना मेहनत क्यों कर रही है, मेहनत करने के पीछे बताओ क्या, जो उसमें टैक्स लगा, टैक्स तो भाई छोटी छोटी बातें मत किया, टैक्स तो सब पे लग रहा है। सोचो क्या फायदा हो सकता है, सामान खरीदने गए हो, जाते हो ना, तो सामान जब खरीदते हो तो एक पर्चा थमा देते हो, है ना। अब पर्चा थमाने के बाद बेटा आता है, बताता है पापा 1500 रुपया हुआ, तो पिताजी 1500 रुपया दे देते हैं और काम हो गया। कुछ पिताजी बड़े चालाक होते हैं, कहते पर्ची लेके आओ, अब पर्ची में एक एक रेट मिलाते हैं, फलनमा 100 रुपये का, ढेकनमा है 20 रुपये का, है ना, मिलाते हैं ना। क्यों पापा ऐसा करते हैं, तब भी 1500 रुपये ही देंगे पापा, तो रेट में अंतर आया क्या, पर्ची वही है, रेट वही है,
लेकिन बताओ क्या फर्क आया? फर्क ये आया, इससे सरकार को इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू पता चलती है। इस फाइनल गुड में हमें कार की वैल्यू पता और हमें जीडीपी में ऐड कर दी है। इसमें भी हम जीडीपी में 1 लाख रुपए ऐड करेंगे, लेकिन इन दोनों मेथड में सरकार को एक डिफरेंस पता है कि इसमें सरकार को इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं पता है, और इस मेथड में सरकार को हर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पता होती है। इसलिए सरकार इस मेथड को भी यूज में लाती है। अब जाके आपका ये चैप्टर टोटल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखो बैंकिंग और फाइनेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या हो, समझ में नहीं आया? नहीं आया, फिर समझाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो फ्राइडे एंड सैटरडे मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? फ्राइडे एंड सैटरडे 1 बजे से 3 बजे तक पूरा टाइम दूंगा। इट मीन्स 1 बजे से 2:30 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा, आधा घंटा आपको रिकॉल करा दूंगा, ठीक ना? उसके लिए आप डिस्टर्ब ना होंगे। बाकी दिन मैं भी इंगेज हूँ कहीं, है ना? यहाँ से फिर जाना पड़ेगा 50 किलोमीटर दूर, वहाँ भी क्लास लेना रहता है। उस हिसाब से जस्ट आ ही रहा हूँ, तो उस दिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, मैं आपको दे दूँगा। समझते हैं बैंकिंग और फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है बेटा? बैंक। पहले बैंक समझ लेते हैं भाई, बैंक है क्या? सिंपल भाषा में सर लेन। हाँ कुछ बोलो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बस मतलब है किसी से जो मेरा चाहिए, जो आपको समझ में आ जाए। परिभाषा से हमको क्या लेना है? अकाउंट को सेव रखने की जगह। चलो अकाउंट में सेव करने की जगह, बहुत बढ़िया। और बताओ? पैसों का लेन देन। चलो और दूसरा? जमा स्वीकार करता है। हाँ जमा स्वीकार करता है। जमा स्वीकार करता हो। वाई नीड अ बैंक? बैंक की जरूरत क्या पड़ी? बैंक तो है, जरूरत क्या पड़ी बैंक स्टोरिंग ऑफ मनी, सिक्योरिटी ऑफ मनी। अपना ही पैसा जमा करो, फिर जाकर अपने ही पैसे लाइन में लगकर निकालो। क्या जरूरत थी बैंक की? बढ़िया मस्त चल रहा था, आराम से क्या करते हैं, माता जी अपने पल्लू में बांध देती थी पैसा, है ना? पिताजी अलमारी में बंद कर देते। फिर जरूरत क्या पड़ी बैंक की? सिक्योरिटी के लिए। और अच्छा एक बात समझो, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, है ना? एक हो गया रिच। देखो मैं इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कल ऐसा हो, देखो कि कल जब तुम कोई टॉपिक पढ़ो तो पहले उस पर खुद सोचो कि ज़रूरत क्या थी। एक लॉजिकल थ्योरी, हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि जैसा मैंने पढ़ाया और डायरेक्ट क्वेश्चन आया और आपने सॉल्व कर दिया। आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ज़रूरत क्या थी। तो ज़रूरत किसकी है? या तो अमीर की या तो गरीब की। पब्लिक के लिए तो बैंक बनाया गया है। तो 2 तरह के लोग हो गए, एक रिच हो गया और एक गरीब हो गया, है ना? अब अमीर लोग के पास कितना पैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा सर, इनके पास तो वेल्थ लाजवाब होगा, इनके पास बहुत सारा पैसा है, मनी, अपना सपना मनी। अब पैसा है और बैंक नहीं है, समझो अभी बैंक नहीं है, एक अमीर आदमी है, वो गरीब आदमी है। अब बैंक है नहीं, तो अब हमारी नीड कैसे है? अमीर आदमी का पैसा है तो उसके अंदर क्या क्या डर है बताओ? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो पहला डर लगा रहता है, अगर किसी ने 10 लाख रुपया घर में रखा हो तो टेंशन बना रहता है ना? चोरी उरी वाले ख्याल अपने मन में आ जाते हैं, आते हैं ना? ऐसे में तो बहुत ज़्यादा केसेस चल भी रहा है, ड्रोन हमला वाला, है ना? तो यानी कि वेल्थ है तो आपको डर लगा हुआ है चोरी का, है ना? थेफ्ट का, यानी कि पैसा हमारा क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। और कुछ इनसिक्योरिटी है? हाँ सर, जब पैसा ज़्यादा पॉकेट में रहता है तो पैसा ज़्यादा एक्सपेंस होता है। पैसे की चुल होती है ना, पैसा जैसे ही हाथ में आया वो निकलने के लिए रेडी रहता है। देख लो कभी अपने पास 500 रुपये लेकर के निकलना, है ना? जब तक चेंज नहीं होगा तब तक तो ठीक है, जैसे चेंज हुआ धीरे धीरे गायब होने लगता है। यानी अमीर लोग की प्रॉब्लम है कि एक तो पैसा चोरी हो सकता है, दूसरा क्या है कि उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपेंसेस उसके बढ़ गए, और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? अच्छा जो पैसा है अलमारी में रखने से वो पैसा बढ़ेगा? जैसे बचपन में मोर का पंख डाल देते थे और 2 हो जाता था, कुछ ऐसा है क्या? किताब में डाल देंगे और नोट दूना हो जाएगा। यानी कि इनके जो पैसे हैं, एक तो चोरी का डर है, एक तो घर में रखा हुआ पैसा तो पानी की तरह उड़ रहा है। बेटा अगर इतना पैसा क्या करेंगे, पिताजी 1000 दे दीजिए, और पैसा जब होता है तो पिताजी को देने में भी तकलीफ नहीं है। यानी कि एक तो थेफ्ट की दूर जो है, और दूसरा एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तीसरा क्या है, कुछ अर्न हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, यानी इनके लिए प्रॉब्लम है। तो अब इसके लिए एक इंस्टीट्यूट आया, क्या आया? बैंक। कहा सर आइए आपका पैसा हमारे यहाँ जमा कर दीजिए।
चोरी की समस्या खत्म, एकदम सेफ है आपके लिए। अच्छा, एक्सपेंस आपका है, जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो एक्सपेंस नहीं होगा। पैसा आपने हमारे यहाँ जमा कर दिया, प्लस मैं आपको उस पैसे के लिए इंटरेस्ट भी दूंगा, जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। आपका जो पैसा वहां गया तो आपके एक्सपेंसेस लगभग खत्म हो गए। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस हैं तो उसके बदले में मैं आपके इसी पैसे पे क्या कर रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को दूर कर सकते हो। अमीर के लिए एक इंस्टीट्यूट आ गया ना, सस्ता बढ़िया। अब बात आई गरीब के लिए। गरीब क्या है? अच्छा, गरीब को चाहिए क्या? पैसा है क्या इसके पास? पैसा नहीं है। अब इसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है कि ये करूंगा तो पैसा ऐसे दुगना हो जाएगा, पैसा बन जाएगा। तो ये गरीब आदमी किसके पास आएगा? अमीर के पास। अभी बैंक कहाँ लाएगा? अभी तो इनके लिए बैंक आएगा, फिर बैंक को भूल जाओगे बैंक में। अब पुअर आदमी गरीब आदमी के पास आया, कहा सर मेरे पास बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है, अगर आप मुझे फाइनेंस कर देते, पैसा दे देते, तो मैं आपके पैसे को दुगने कर दूंगा या आपको इतना इंटरेस्ट पे करूंगा। ये अमीर आदमी कहेगा तू कौन? मैं तो पहचानता नहीं। अब किसी अमीर आदमी को तो पकड़ के भैया 500 रुपये दे दिए, देगा? कहेगा कौन है पागल भाई, मार के भगा देगा आपको। यहाँ तुम 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया मांगने आए हो, ये आपको क्या करेगा? गरीब आदमी को भगा देगा। यानी किसकी पहचान इससे नहीं है, हमें इसकी पहचान इससे है, तो क्यों पैसा देगा? अब गरीब आदमी के लिए क्या ऑप्शन है? इनके पास विजन है लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, तो ये बैंक के पास आएगा और अपने सपने बताएगा, अपना सपना बताएगा कि सर मेरा ये विजन है, मैं इस तरह फैक्ट्री लगाऊंगा, ये करूंगा। तो बदले में तो बैंक कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें क्या करूंगा? पैसे दूंगा, है ना? पैसे दूंगा, बदले में क्या दूंगा? अच्छा, इस बैंक को इंटरेस्ट इसको देना है तो इस गरीब को पैसा देगा। इसका मतलब समझना, अमीर आदमी का जब पैसा बैंक में रखे हैं तो पैसा बैंक में रखने से बढ़ेगा क्या? तो इस गरीब अमीर आदमी को इंटरेस्ट कैसे पे करेगा? इसका मतलब उस पैसे को किसी ना ऐसे जरूरतमंद को देना है जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्ट बना करके दे, उसी इंटरेस्ट में से कुछ पैसा इनको दे दूंगा, बाकी वो पैसा किसका हो जाएगा? बैंक ऐसे ही तो काम करती है। हमारे पैसे पे हमको 4% देती है और आप जाने लोन लेने जाइए तो 12%, 14%, यानी 14% में 4% हमको दे देती है हमारे डिपॉजिटर को, बाकी 10% किसका फायदा हुआ? बैंक ऐसे ही काम करते हैं। इसका मतलब समझ में क्या आया कि बैंक क्या है? एक चैनल है, किसके बीच में? अमीर और गरीब के बीच में, है ना? यानी कि बैंक, अब इतना समझो, परिभाषा क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि बैंक क्या है? एक चैनल है अमीर और गरीब के बीच में। और अमीर का मतलब है हमारा सेविंग, क्योंकि इसके पास है पैसा। अब पुअर का मतलब क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट। यानी कि बैंक वो माध्यम है जो सेविंग पैसे को इन्वेस्टमेंट में जाके कन्वर्ट करता है। अमीर मतलब सेविंग, उसके पास पैसा है, गरीब मतलब इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को। यानी कि बैंक क्या है? बैंक एक चैनल है, वो चैनलाइज करता है सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी पैसे को इन्वेस्टमेंट में, आपने तो गए पूरा अपना सेविंग डाल दिया, बैंक क्या करती है? उसको लोन के रूप में किसी को दे देती है और वो उस लोन के माध्यम से क्या करेगा? बिजनेस करेगा। यानी कि जो आपकी सेविंग थी वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुई, और इन्वेस्टमेंट हुआ तो क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, और वो ग्रोथ क्या होगा? वही इकोनॉमिकल ग्रोथ कहलाता है। ठीक है ना? तो यही है आपका बैंक। व्हाई नीड अ बैंक? बैंक की जरूरत क्या है? तो बैंक की जरूरत है सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए। अमीर लोग का फायदा क्या है कि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जा रही है, गरीब का अपना विजन पूरा हो जा रहा है। यानी अमीर और गरीब के बीच का एक चैनल का काम करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का चैनल का काम करता है। वो काम कौन करता है? बैंक। अब चलो इस चीज को और एक तरीके से समझते हैं। तो फिर अब जरूरत आती है कि बैंक तो हो गया, अगर हमने बैंक को पैसा दे दिया तो फिर आरबीआई की जरूरत क्या है? किसी भी देश में बैंक तो हो, समझ गया कि बैंक है, फिर आरबीआई की जरूरत क्या है? सभी बैंकों को सब कंट्रोल केंद्रीय करता बैंक है। तो केंद्रीय बैंक होता जो अलग अलग बैंकों को कंट्रोल करके वहाँ का पैसा अपने क्यों वहाँ, कंट्रोल करता है? रीजन बताओ। क्योंकि सर कोई दिवाला करके भाग ना जाए, फिर कौन सी बात है? जो प्राइवेट बैंक होती है वो किसी प्रकार से घोटाला या फिर दिवाला करके भाग नहीं ना पाए, इसलिए वो सुनिश्चित करता है। बैंक घोटाला करती है? बैंक का घोटाला करेगी? बैंक तो कर रही है कि हम आपके फुल सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सही जा रहे हो, अभी तुम तो वैसे कर रहे हैं, बाकी देखो सब तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बैंक दिवालिया घोषित करती है, बैंक डिफॉल्टर होता है, कभी कभी होता है। अपनी नीतियों, हम डिफॉल्टर नहीं होते हैं, कोई भी आदमी डिफॉल्टर नहीं होता है। कहते हैं ना, हम खराब नहीं थे, हमारी परिस्थिति खराब। यस सर। नहीं तो जो मेरे दरवाजे पे बार बार आते मुंह पे मार देते पैसा, लेकिन हमारा समय खराब है। तो कैसे काम करता है समझो।
एक आदमी है ए, ठीक ना, ये है अमीर आदमी, ये है रिच, और एक आदमी है बी, ये है गरीब आदमी। इसका विजन है ना, विजन इसका भी रहने तो साइड में, गरीब के सपने हम बाद में देखते हैं, पहले अमीर से थोड़ा मसला सॉल्व कर लेते हैं। और हमारे पास 3 बैंक है, एक्स वाई जेड। हमने समझा कि अमीर के पास पैसा है और बैंक बन गया है, यानी बैंक में हमारा पैसा सेफ रहेगा प्लस हमको इंटरेस्ट मिलेगा। अमीर आदमी गया किसके पास, एक्स बैंक के पास। एक्स बैंक ने कहा कि एक्स बैंक ने कहा कि सर आप अपना पैसा मेरे यहाँ रख दीजिए। कहा ठीक है रख दूंगा, कितना % दोगे? तो कहा सर आपको मैं कितना दूंगा, 4% दे देता हूँ। फिर तब तक वाई कहेगा सर उसके पास कहाँ जा रहे हैं, है ना, इसका मैनेजर आएगा कहेगा मेरे पास जमा करिए, मैं आपको क्या दूंगा, 5% दूंगा, यानी कि 5% दूंगा। ये भी गया। तब तक जेड कहेगा अरे सर इन दोनों के पास कहाँ जा रहे हैं, ये सब हीर बैंक है, पता नहीं चलेगा, आइए मैं आपके पास दूंगा, ये हमारा, अब नाम नहीं लूंगा, ICICI बैंक है ना, बढ़िया इंटरेस्ट देता है ना। ये कहेगा सर कहाँ 4-5% पे पड़े हुए, हम आपको देंगे 7%। अच्छा इस आदमी को तो पैसा जमा करना है ना, पैसा तो जमा करेगा, 100% जमा करेगा। अब तुम खुद बताओ ये किसके पास पैसा जमा करेगा, जेड के पास। ये जमा करेगा जेड के पास। इसने अपना पैसा फाइनली किसको दे दिया, जेड को दे दिया। अब जेड के पास जब इसने पैसा जमा किया तो जेड की लायबिलिटी बन गई कि अब हर साल एनुअली चलता है, हर साल इसको कितना देगा, 7% इंटरेस्ट पे करेगा। क्या घर में पैसा रख करके इस पैसे को कहीं लगाएगा, लगाएगा। आप कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा, उस चीज को देखते हैं। यहाँ बैठा हुआ एक गरीब आदमी जिसके पास बड़ा शानदार विजन है कि अगर मुझे पैसा कहीं से मिल गया तो मैं उस सपने को साकार करूंगा और बहुत आगे जाऊंगा। ये गया किसके पास, एक्स के पास, अपनी पूरी कहानी सुनाया, ऐसे ऐसे करूंगा और ऐसे पैसे बनाऊंगा। तो एक्स कहेगा देखो तुम्हारा विजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे विजन में, कि तुम्हारे विजन में रिस्क है। और देखो गेम है बिजनेस का, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। ठेला लगा लो, रिस्क है क्या, अगर आप ठेला लगाते हो तो कितना रिस्क है, 10,000 रुपये लगाए, अगले दिन ठेला लग गया, जिस चौराहे पे बेचोगे उस चौराहे पे माल बिकेगा। लेकिन क्या दुनिया आप अमीर आदमी बन पाओगे? लेकिन आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, बढ़िया इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया लगा रहे हो, क्या गारंटी है चलेगा? फ्लॉप भी हो जाएगा, कई लोग के रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। लेकिन जिसका चल गया वो देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होटल कन्वर्ट करके एकदम बढ़िया रिच आदमी बन जाता है। तो सेम है, इसका नियम है। तो बी वाले में रिस्क तो है, तो ये पहला वाला बैंक कहेगा सर आप वाले में रिस्क ज़्यादा है, मैं क्या करूँगा, आपको पैसे नहीं दूंगा। फिर ये जाएगा वाई के पास, वाई से बात करेगा, वाई भी कहेगा कि तुम्हारा देखो बिजनेस आइडिया तो अच्छा है लेकिन रिस्क है, अगर डूब गया तो फिर मैं क्या करूँगा, इसने भी भगा दिया। अब ये आया जेड, देखो एक को तो देना ही है किसी न किसी को, तो जेड पर आते हैं। जेड के पास आया, जेड ने बिजनेस आइडिया सुना इसका, इसको लगा कि रिस्क तो है लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम भी है कि जो पैसा इसके पास पड़ा हुआ है उस पर 7% इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा। तो कहेगा देखो तुम्हारे आइडिया में रिस्क तो है, तो अब क्या करेंगे, मैं तो तुमको पैसा दूंगा, बदले में तुम्हें से चार्ज करूंगा कितना, 14%। अब गरीब आदमी कोई दे नहीं रहा था तो 14% पे देगा तो क्या कहेगा, जी सर 14 क्या आप 18 ले लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, 18%। अच्छा इसकी मजबूरी है क्योंकि इसको ऐसा ही कस्टमर चाहिए जो कि ज्यादा 7% से ज्यादा रेट पे पैसा उठाए। अब इसको अपना मनचाहा आदमी मिल गया, दोनों काम चल रहा है, इसने उसको उठा करके पैसे दे दिए। अब ये 14% दे रहा है, 7% इसको दे रहा है, तब भी 7% इसके पास बच रहा है कि नहीं बैंक के पास। लेकिन अचानक बी भैया का बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया, बी का बिजनेस खत्म। तो हमारे पास 3 लोग हैं, एक तो है ए, एक है बैंक जेड और एक बैंक है, एक आदमी है बी। अब बताओ अगर बी का बिजनेस लॉस हुआ तो लॉस एक्चुअली में किसका हुआ है, ए का हुआ है, बैंक का हुआ है। कितने लोग ए के साथ हैं, कितने लोग जेड के साथ हैं, जेड का हुआ क्योंकि इसका जेड के साथ, ठीक है। कितने लोग ए के साथ हैं भाई, अभी तक तो थे, एक का लॉस हाँ एक का लॉस ए का लॉस होगा, जेड पूछो कैसे भाई। बी का क्या है, बिजनेस चला, जब गया 14% बोला तो खा ले लेते हैं, अगर बिजनेस चला तो राजा हो जाएंगे, अगर बिजनेस नहीं चला तो कौन सा मेरा पैसा है, बैंक का पैसा है। तो बी का तो कोई लॉस होना ही नहीं है, बिजनेस खत्म हो गया। जेड के पास खुद का पैसा कहाँ है भाई, जेड तो बैंक है ना, बैंक का खुद का पैसा कहाँ होता है, दूसरे से लोन ए का पैसा था। जेड भी कहेगा यार ये तो पैसा मांगने आएगा, कहेगा यार देख रहे हो वो पैसा दिया था, पैसा डूब गया, मैं क्या करूँ, अब बैंक से ले लोगे क्या पैसा,
तो पैसा किसका गया? ए। और ये है कौन? ये है डिपॉजिटर, है ना? ये है आपका डिपॉजिटर, यानी डिपॉजिटर का ही पैसा होता है। इसीलिए लोग अपने जैसे ठेले पे बोलते हैं ना 20 रुपए, तो दूसरा चिल्लाता है 10 रुपए, कोई चिल्लाता है 15 रुपए। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट कोई केंद्रित नहीं कर रहा है। तो यानी बैंक भी अपने मनचाहा यानी कस्टमर को लुभाने के लिए मनचाहा पॉलिसी ना बनाए, है ना? क्योंकि मनचाहा देखो इन दोनों का तो पैसा बच गया, लेकिन इसका पैसा तो चला गया। क्यों? क्योंकि इसकी पॉलिसी ही गलत थी। यानी कि आरबीआई इसलिए किसी भी देश में सेंट्रल बैंक इसलिए बनाया जाता है कि हम डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम कर सके। और ये जो बैंक ने किया था किसके इंटरेस्ट में काम किया था? सेल्फ के इंटरेस्ट में कि यार 7% इसको दूंगा, 14% वहां से आएगा, 7% मेरा बचेगा। तो सेंट्रल बैंक क्या है कि इन सारे बैंकों के लिए एक पॉलिसी क्रिएट करेगा जिससे डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है यानी डिपॉजिटर का हित जो है वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि तभी तो डिपॉजिटर पैसा लगाएगा, नहीं तो अलमारी नहीं सही था हमारा, अलमारी में बड़ा रहता, ना पैसा डूबता ना कुछ होता। अब चोरी हो जाता तो भगवान के भरोसे चोरी होता, लेकिन हम इसी भरोसे तो बैंक में पैसा जमा करते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित हो। अगर बैंक दिवालिया भी घोषित होती है उस कंडीशन में भी हमारा पैसा बर्बाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रल बैंक है। इसीलिए अगर सेंट्रल बैंक ना होता तो बैंक ऐसे अपना हाथ खड़ा कर देता। इसीलिए सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ती है कि हम डिपॉजिटर के हित में काम कर सके। और डिपॉजिटर के हित में कोई काम कैसे करे उसके लिए पॉलिसी कौन क्रिएट करेगा? आरबीआई, है ना? हमारे यहाँ आरबीआई है, बाकी यहाँ अलग अलग सेंट्रल, एक सेंट्रल बैंक सबके यहाँ होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, यानी कि बैंक की जरूरत क्या है समझ में आ गया, आरबीआई की जरूरत क्या है समझ में आ गया, ठीक है ना? अब आरबीआई के क्या काम है ना? वो टॉपिक आप लोग होमवर्क कर लेना कि 10-12 काम जो आरबीआई के हैं वो आप लोग आराम से गूगल करके या किसी बुक से या किसी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख लेना। क्योंकि अगर उस चीज़ को पढ़ाऊंगा तो आधा घंटा आपका वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि हमें और भी चीज़ें जानना है। 2 चीज़ें हो गई। अब हमें एक टर्म्स समझना है, असेट्स और लायबिलिटीज। किसको समझते हैं? पूछा गया है इंटरव्यू में, मुझसे भी पूछा गया था। जब मैं इंटरव्यू आप लोग के लिए दे रहा था तो मुझसे पूछा गया था एनपीए। अभी आप लोग समझेंगे एनपीए होता क्या है, ठीक है ना? असेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है? कहते हो ना इट्स माई लायबिलिटीज, कहते हो ना? कभी कभी भाव में थोड़ा सा इंग्लिश आता है तो बोलते हैं ना हम लोग, सॉरी ब्रो इट्स माई लायबिलिटीज, यानी ये मेरी जिम्मेदारी है। और असेट्स क्या होता है? असेट्स और लायबिलिटी को समझते हैं, क्योंकि बैंकिंग भाषा में आपको जानना जरूरी है। देखो होता क्या है, ये क्या है मेरा? ये मेरा फोन है, इसका मतलब इस पे मेरा अधिकार है। क्या मुझे किसी को देना है? फिर मैंने पैसे पे किए और पैसा लेने के बाद क्या किया? ये मैंने खरीद लिया, यानी इसका ओनरशिप किसके पास है? यानी कि इसका ओनर कौन है? ये ओन है, ये मेरा है ना? तो जो मेरा है वो क्या है? मेरा असेट्स है। लेकिन अगर किसी ने मुझे दिया है, अगर किसी ने अपना फोन मुझे 10 मिनट के लिए चलाने के लिए दिया हो तो क्या वो अपना फोन लेगा कि मुझे हमेशा के लिए दे दिया है? यानी कि जब तक वो फोन मेरे हाथ में है वो मेरी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी है। यानी कि अभी चला करके थोड़ा सा देख करके या बात करके मैं उसके फोन को वापस कर दूंगा। यही होगा ना? या तो असेट्स होगा या तो लायबिलिटी होगी, या तो वो मेरा सामान होगा या किसी दूसरे का सामान होगा। अगर दूसरे का सामान है तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको जब वो मांगेगा तब मैं उसको वापस कर दूंगा। लेकिन अगर वो मेरा सामान है तो सामान को क्या करूंगा? मैं अपने पास रख दूंगा। तो बैंक के पास अगर हम पैसा जमा करते हैं, है ना? कैसे जमा करते हैं भाई? एक सेविंग अकाउंट के थ्रू, अकाउंट 2 होते हैं, है ना? सेविंग और करेंट। सेविंग अकाउंट किसके लिए है? आम आदमी के लिए। आम आदमी अपना पैसा कहाँ जमा करता है? सेविंग अकाउंट में। यानी सेविंग अकाउंट में जो हमने पैसा डिपॉजिट किया है ना? जिस पैसे को हमने डिपॉजिट किया है वो पैसा बैंक का असेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। यानी आज मैंने बैंक को पैसा दिया है तो जब मैं बैंक से पैसा मांगूंगा बैंक मुझे अपना पैसा वापस कर देगा। इट मीन जो मैंने सेविंग के थ्रू डिपॉजिट किया है वो बैंक की क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। करेंट अकाउंट में मैंने जो पैसा, जो बिजनेसमैन लोग हैं करेंट अकाउंट खोलाते हैं, वो अगर वो अपना पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बैंक की लायबिलिटी। क्योंकि जब वो चाहेंगे उस पैसे को निकाल सकते 24 घंटे। क्योंकि सर बैंक तो 24 घंटे नहीं खुलते, एटीएम है ना?
आप बैंक के माध्यम से भी निकाल सकते हो और एटीएम के माध्यम से। कहते हैं ना कुंडी नहीं खटकाना है, सीधा अंदर आना है ना। तो आप मत जाइए, एटीएम लगाइए और अपना पैसा ले लीजिए। इट मीन्स जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं वो पैसा बैंक की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लेकिन बैंक से और भी तो काम होते हैं। बैंक से हमने लोन ले लिया, अब ये पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। यानी कि अब ये जो लोन दे रहा है ये बैंक का क्या कहलाएगा, ये असेट्स कहलाएगा। क्यों भाई, ये बैंक का पैसा है तो तुम कहोगे सब डिपॉजिटर का पैसा है, बैंक का पैसा तो नहीं है। लेकिन तत्काल अब जब ये पैसा उसकी लायबिलिटी बन चुकी है और ये किसी थर्ड पर्सन को दे रहा है तो ये पैसा किसका है। अब ये थोड़ी जानना है कि फलाने भाई ने जमा किया तो उसका पैसा मैं ले रहा हूँ, वो तो यही कहना ना इस बैंक से मैंने लोन कराया है। तो ये क्या कहलाएगा, बैंक का असेट्स। यानी जो बैंक लोन आपको प्रोवाइड करती है वो क्या होता है, असेट्स। अब देखो इसको एक अलग भाषा में हम समझेंगे असेट्स कैसे। अच्छा, असेट्स मैंने अगर कोई पैसा लोन पे लिया है तो बैंक क्या करती है हमारे लिए, एक ईएमआई मांग लेती है कि मंथली ईएमआई है ना। ईएमआई का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ईएमआई लेते हो ना, ईएमआई का क्या होता है फुल फॉर्म, इनकम बेस होगा। आई से तो इंस्टॉलमेंट हो गया ना, इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी कि आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने उसमें इंटरेस्ट पे किया, सब कुछ ऐड ऑन करके आपको एक मंथली इंस्टॉलमेंट बांध देता है, वो आपको उसको क्या करना है, मंथली आपको पे करना है। अगर आप रेगुलर बेस पे ईएमआई पे करते हो, यानी हर महीने आपका जब डेट दिया गया है उस डेट पे आप ईएमआई पे कर रहे हो, तो बैंक क्या कहता है, मेरा असेट्स क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जब कोई बढ़िया बैटिंग करता है तो क्या कहते हो, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ना। विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वैसे ही बैंक कहता है कि जब कोई आदमी लोन लिया, यानी कि लोन वाला वो उसका असेट्स हो गया है ना, वो लोन असेट हो, तो कहेगा वो असेट क्या कर रहा है, अगर आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं कि मेरा असेट क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है ना। और अगर टाइम टू टाइम पे नहीं करोगे तो क्या कहेगा, परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर टाइम टू टाइम परफॉर्म कर रहा है तो है ना, उसी को बोलते हैं परफॉर्मिंग असेट्स। और अगर टाइम टू टाइम आप पैसा पे नहीं कर रहे हो तो वही कहलाता है आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यही है आपका एनपीए शॉर्ट पूछा जाता है, एनपीए क्या है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि जो असेट्स टाइम टू टाइम अपना पैसा पे नहीं कर रहा है, यानी बैंक के लिए हम असेट्स हो गए लोन लेने के बाद, और टाइम टू टाइम हम ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं, यानी कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो बैंक के नजर में ये नहीं कहेगा दिलीप सिंह परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या कहेगा, मेरा ये असेट्स का नंबर होता है, ये असेट्स काम नहीं कर रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। और जो असेट्स काम कर रहा है उसको बोलेंगे परफॉर्मिंग असेट्स। लायबिलिटी तो समझ गए कि जो हमने पैसा जमा किया है वो बैंक की लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी देखते दो तरीके के होते हैं, अभी आगे समझते हैं, नोट कर लो पहले। छोटी छोटी चीजों में सारी चीजें बता दे रहा हूँ बेटा कि बाद में दिक्कत है। असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है ना, बैंक की जरूरत क्या है, आरबीआई की जरूरत हमें क्यों पड़ी, बैंक था तो बैंक चल गया, बैंक हमारा काम हो गया, लेकिन बैंक के बाद भी आरबीआई की जरूरत क्यों पड़ गई। तो ये सब बातें जरूरी है जानना हमारे लिए। और सर वो करेंसी भी जारी करता है तो आरबीआई, वो सब देखो मैंने कार्य बोला है कि वो आप लोग का होमवर्क है, क्योंकि उसमें मैं जाऊँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो हमें भी बताना है। बैंक को उतना वरीयता नहीं दिया जाता है, जैसे लाइक सहारा विधि वाली अगर के चला गया, ऐसा नहीं, सबके अपने देखो अपने पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई है तो बैंक का वैल्यू नहीं है, सबके अपने जगह वैल्यू है। बस ये याद रखना कि गलत तरीके से काम ना कर पाए, अपना मनचाहा पॉलिसी कस्टमर को लुभाने के लिए ना कर पाए, इसलिए ऊपर एक रखा हुआ है। जैसे आप अपने घर में पिताजी होते हैं ना, पापा एक दिन नहीं होते तो एकदम घर पे डीजे जो बजा करके एकदम नाचना शुरू कर देते हो, लेकिन पापा रहे तब डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, टाइम पे खाना खाते हो, टाइम पे सोते हो, बस वही है। एक दिन देखो गार्जियन नहीं रहता, घर का माहौल बदल जाता है, हम लोग को खुद बदल जाता है, इतने बड़े हो गए तो आप लोग तो भी बच्चे हो,
या फिर यूँ भी कर सकते हैं, बैंकों का वैल्यू भी बढ़ाने के लिए RBI का जरूरत पड़ेगा। हाँ, तो वैल्यू देखो, उसकी पावर बढ़ाती है, बहुत सारे काम करते हैं, बैंक का पावर बढ़ाती है, यस सर। वो बढ़ाएगी। वो सब चीज़ें आप लोग उसको नोट करना 10-12 लाइन में, बाकी समय मिलेगा तो समझाएंगे आपको। नहीं सर, इतना तो मुझे लिख के लेकर आए, देख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर EMI का फुल फॉर्म बताइए। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने टाइम टू टाइम एक इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है ना। ऐसा थोड़ा है कि आज 4,000 ले लिया, अगले बार 3,000 ले लिया। अच्छा, एक equal लोन लेने के installment। बाद एक मतलब इक्वल पेड रहता है। हाँ, हमेशा। जैसे 4,000 तुम्हें हमेशा महीने में देना ही मंथली पड़ेगा। आपको देखते ही हो, उसमें आपने हाँ। कभी इंस्टॉलमेंट लिया होगा या कभी फोन आपने लिया होगा, Yes, तो आप देखोगे एक इक्वल अमाउंट आपका हर मंथ डिडक्ट होता है, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा, या आप जाकर के उसको पे कर सकते हो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमने 2 लायबिलिटी की बात की, जो कलर बदल दिया हमने। देखो, हमने कहा कि लायबिलिटी में 2 लायबिलिटी है, एक तो सेविंग अकाउंट के थ्रू और करेंट अकाउंट के थ्रू। अच्छा, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो हमारा डिपॉजिट हुआ है पैसा, जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है, क्या वो कभी भी हम निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल सकते हैं या नहीं? अभी मैंने गाना सुनाया यस सर, निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट को निकाल सकते हैं। है ना, कहा ना, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, है ना, डायरेक्ट अंदर आ जाओ भाई, आप जब चाहो तब आ जाओ, आपको पैसा देंगे। इट मीन्स दैट्स फॉर द डिमांड, जब चाहे आप डिमांड कर सकते हो। लेकिन बैंक में कुछ और भी जमा होता है। हाँ सर, FD कराते हैं, यस सर। फिक्स डिपॉजिट, सर RD कराते हैं, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं ना। क्या ये जब चाहे डिमांड कर सकते हो? नहीं, नहीं। समय पूरा होने के एक बाद। समय पे पूरा होने के बाद। इट मींस ये एक टाइम पर ही क्या होगा, आप इसको निकाल सकते हो। इट मींस जो आपका सेविंग और करेंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो आपका होता है डिमांड लायबिलिटीज, और जो आपका FD और RD होता है वो क्या होता है, टाइम लायबिलिटीज। यानी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट क्या होता है, टोटल टाइम डिपॉजिट एंड टोटल डिमांड डिपॉजिट, जिसको आप बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज क्या होता है हमारा, इक्वल टू NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। नेक्स्ट सर, बैंक के पास 2 ही पैसे होते हैं, या तो डिमांड लायबिलिटीज होती है उनके पास करेंट सेविंग के माध्यम से, या तो कोई फिक्स कराया हो अपना पैसा का, या रिकरिंग अकाउंट खुलवाया हो, RD अकाउंट जो हर मंथली आप पे करते हो, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। इतने ही पैसे तो बैंक के पास होते हैं। तो बैंक के पास 2 ही लायबिलिटी है, यानी लायबिलिटी मतलब समझो पैसा, यस सर। उसके पास जो हमारी उसकी जिम्मेदारी है कि जब चाहे हम चाहें तो मिल जाए। तो डिमांड लायबिलिटी जब चाहेंगे तब हमें मिल जाएगा, और टाइम लायबिलिटीज क्या होगा हमारा, टाइम लायबिलिटीज होगा कि जब एक टाइम मैच्योरिटी टाइम आएगा तब आपको पैसा सर ऐसा भी pay कह कर सकते देंगे। हैं कि FD और RD बैंक हमसे लोन लेने के लिए ऐसा पॉलिसी लाया हो, नहीं, जैसे कि कोई हमसे- अमीर आदमी हम आप देखो, बैंक देखो एक चीज समझना, बैंक की जो भी पॉलिसी है, बैंक को तो पैसा चाहिए, यस लेकिन जब पैसा बैंक को चाहिए तो बदले में आपको आप अब किसी को देखो, अगर मान लो मुझे तुमको यहाँ मुझसे क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, यस सर। तो अब आओगे सर मुझे ज्ञान चाहिए आपसे, तो मैं दे दूंगा क्या? नहीं ऐसे तो क्या कहोगे, सर मैं आपको फीस पे करूंगा, Yes, sir. तो तुमने मेरा इंटरेस्ट पे किया तो मैं तुम्हारा इंटरेस्ट पे करूंगा। यस तो बैंक को भी क्या चाहिए, पैसा। तो बैंक आपको कहता है कि आप मुझे पैसा दो, तो बदले में मैं क्या दूंगा आपको, Interest. इंटरेस्ट दूंगा। फिर उस पैसे को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा और उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तभी तो आपको पैसा दे पाऊंगा, नहीं तो कहाँ से दूंगा मैं पैसा। तो वो तो बैंक का नीड है पैसा, तो इसलिए वो अलग अलग FD लाएगा, RD लाएगा, अलग अलग स्कीम लाएगा, 7% दे दूंगा, है ना, 8% दे दूंगा, वो तो लाएगा, आपको लुभाने के लिए तो लाएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं ले आएगा कि आपको बोलेगा ले आओ साल भर में, कुछ बैंक आते हैं ले आना साल भर में दुगना कर दूंगा, और आप जाकर के अपना पूरा घर का सोना वोना बेच करके पैसा दे देते हो। अब पता चलता है अगले दिन उसका ऑफिस गायब है, क्योंकि वो जो बैंक है वो फर्जी बैंक है और RBI के द्वारा रजिस्टर्ड बैंक नहीं है। तो फर्जी बैंक के चक्कर में मत पड़ना भाई, ओरिजिनल जो बैंक है उसी के चक्कर में पड़ो। अब एक बात आती है, अब रियल टर्म्स पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। ये तो टर्म्स हमने समझ लिया। अच्छा, सरकार को पैसे की जरूरत होगी तो सरकार किसके पास जाएगा? यस सर। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, यस सर। अभी पहले अपने देश में तो रहो, इतना पीछे कहाँ भाग RBI गया? के पास। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो किसके पास जाएगा? RBI। RBI के पास जाएगा, ठीक है।
तो आरबीआई के पास पैसा है बहुत, कौन बोला भाई? वो भी कहाँ से आएगा, वो भी तो लोकल बैंक से। चलो ठीक है, आरबीआई के पास पैसा है, तो क्या आरबीआई सेंट्रल बैंक को पैसा देगी? कंडीशन चाहिए। आरबीआई सेंट्रल बैंक को पैसा देगी? क्यों देगी भाई? सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट का पैसा थोड़े है कि गवर्नमेंट को पैसा उठा के दे देगी। तो आरबीआई कहेगा मैं जुगाड़ करता हूँ, है ना? तब तक तुम क्या कराओ, मैं किसी बैंक से बात करता हूँ। अब आरबीआई है, बात करेगा सरकार से, सरकार को क्या कहेगा, तब तक आप बॉन्ड क्रिएट करिए, है ना, सिक्योरिटी बॉन्ड, है ना? तो ये तैयार करेंगे, इनको चाहिए 1 लाख करोड़, है ना? वो 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए किसको? सरकार को। तो सरकार इसके लिए क्या करेगी? अब 1 लाख करोड़ का नहीं सिक्योरिटी बॉन्ड तैयार करेगी, मतलब कई सिक्योरिटी बॉन्ड तैयार करेगी। हो सकता है कई बैंकों से लेना पड़े या एक ही बैंक से, क्योंकि एक सिक्योरिटी बॉन्ड तो यानी उस सिक्योरिटी बॉन्ड को बचाने में भी उतने पैसे लगेंगे। सरकार क्या करेगा, एक सिक्योरिटी बॉन्ड तैयार करेगा जिसमें लिखा रहेगा कितना पैसा ले रहा हूँ, इतने इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, उसके बदले में सरकार का मोहर असाइन रहेगा। अब ये क्या होगा, जो आरबीआई वो बात करेगा किससे? बैंक से। क्या भाई, सरकार को चाहिए क्या? पैसा। अभी समझेंगे, पूरा टर्म्स ये ही नहीं है, एक्चुअली इस टर्म्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये एग्जांपल के तौर पे समझो। अब सरकार क्या करेगी, बैंक को अपना सिक्योरिटी बॉन्ड क्या करेगी, दे देगी, और बदले में बैंक उसको क्या करेगा, पैसा देगा। और सरकार क्या करेगी, उस बॉन्ड की वजह से, है ना, उस बॉन्ड में उसने बताया कि मैं 7% या 6% पे करूंगा, तो जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा बैंक से ली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस बैंक को क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक बॉन्ड, पेपर बॉन्ड जो होता है, पेपर बॉन्ड तैयार करके बैंक को देगा, बैंक बदले में उसको पैसा देगा, और सरकार उसको बदले में क्या करेगा, जितने साल का वो मैच्योरिटी पीरियड होगा उस टाइम तक का जो इंटरेस्ट होगा प्लस उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, दोनों पे करके बैंक को देगा, और बदले में फिर अपना वो जो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है वो क्या करेगा, वो वापस ले लेगा। लेकिन एक बात समझो, बैंक ने सरकार को पैसा दे दिया, बैंक ने सरकार को पैसा दे दिया, अब बैंक के पास समझो पैसा है ही नहीं, इस बैंक के पास है 0 रुपया। ऐसा होता नहीं है, बट समझो कि बैंक के पास है 0 रुपया। तब तक एक बिजनेसमैन आ गया, अडानी साहब आ गए, समझो हमारे अडानी एग्जाम्पल में रहते हैं, किसी का अंबानी रहते हैं, ठीक है ना। अडानी साहब आए बैंक के पास, कहेंगे अब मुझको चाहिए लोन। अच्छा, सरकार से ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे अडानी की कम करेंगे? ज्यादा करेंगे, बिजनेसमैन ज्यादा। अब बैंक को चाहिए पैसा, बैंक के पास तो पैसा नहीं, लेकिन कस्टमर बड़ा अच्छा है कि हमको पे करेगा 10%, सरकार पे करेगी कितनी, 6% या 7%, इतना ही पे करेगी, तो 3% ज्यादा पे कर रहा है ना, तो बैंक तो चाहेगा ना कि जो पैसा मैंने गवर्नमेंट को दिया है वो पैसा हमको मिल जाए, लेकिन क्या मिल सकता है? नहीं, जब वो टाइम पूरा होगा तभी। अब बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक कहाँ जाएगा, बैंक के पास पैसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का सिक्योरिटी बॉन्ड उसके पास है, तो बैंक किसके पास जाएगा, कहेगा बैंक चलेगा आरबीआई के पास, और आरबीआई से कहेगा भैया हमको क्या चाहिए, लोन दे दो, अब बदले में मैं क्या तुमको दूंगा, कोलेट्रल में, यानी कि गिरवी में मैं क्या रखूंगा, जो मेरे पास सिक्योरिटी बॉन्ड है, जितने का आप दोगे उतने का सिक्योरिटी बॉन्ड आपको मैं दे दूंगा। तो आरबीआई जब बैंक को पैसा देगा तो आरबीआई बदले में कुछ तो लेगा। आरबीआई ने मान लो अगर इसे 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है बैंक को अडानी जी को देने के लिए, वहां से अडानी जी से इनको इंटरेस्ट आएगा, तो आरबीआई जब बैंक को पैसे देगी तो कुछ इंटरेस्ट पे कर चार्ज करेगी कि नहीं करेगी? वही जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी उसी को बोलते हैं बेटा रेपो रेट। यानी जब भी बैंक को पैसा चाहिए आरबीआई से, तो जो जिस रेट पर आरबीआई बैंक को पैसा लोन देती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। सर ये तो सीधे आरबीआई दे सकती थी ना उसको, गवर्नमेंट को तो सीधे आरबीआई भी तो दे सकती नहीं दे सकती, क्यों सर? नहीं दे सकती, नियम सिक्योरिटी बॉन्ड वो जब इससे ले रहा है गवर्नमेंट का ही, तो उससे भी तो ले सकता था देखो सीधे। आरबीआई का जो रिश्ता है वो सिर्फ बैंकों के साथ है। वैसे तो तुम कहो आरबीआई में चलेगा अकाउंट खुलवा लेते हैं हम लोग, क्या जरूरी है बैंक का, बीच में मीडिएटर को क्यों रखना, डायरेक्ट आरबीआई के साथ रिश्ता रखें। आरबीआई का काम है बैंक की देखभाल करना, बैंक है ना, बैंक को मजबूत बनाए रखना, तो इसलिए कहेगा मैं बात डायरेक्ट आरबीआई बात नहीं करेगा। आरबीआई के पास खुद का पैसा थोड़े, अब तुम बताओ आरबीआई के पास पैसे कहाँ से आएगा, बैंक तो है नहीं आरबीआई,
आप आरबीआई को बैंक समझ रहे हो, लेकिन बैंकों का बैंक है। आरबीआई के पास पैसा आदमी तो जमा करता नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? यानी उसके पास बैंक का पैसा है, तो वो बैंक के साथ ही रिश्ता बनाएगा, सरकार के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना। दे देगा, पता चला सरकार गायब हो गया तो बैंक कहेगा तो आप ही तो मेरा मुखिया ही सही नहीं है, तो फिर कैसे? मैंने बताया ना कि जब आप डिपॉजिटर के हित के लिए बनाया गया आरबीआई, कि कोई बैंक गलत पॉलिसी ला करके कस्टमर को लुभाने के चक्कर में ऐसी पॉलिसी ना ले आए कि पूरा बैंक क्या करे, दिवालिया घोषित हो जाए। और दिवालिया घोषित होगा तो नुकसान किसका है? डिपॉजिटर का है, जिसने पैसा जमा किया है। अब उनके हित का इंटरेस्ट करना है तो बैंक, आरबीआई बैंक के साथ ही रिश्ता बनाएगा, ठीक है ना? गवर्नमेंट को चाहिए तो बात कर लेगा, चलिए हम किसी बैंक से बात करा देते हैं। और क्यों ये कहोगे कि बैंक क्यों देगा सर? बैंक को तो पर्सनल आदमी को देने में फायदा है ना। ये टर्म्स आगे धीरे धीरे समझेंगे, पहले भी जितना समझा रहे हो उतना समझो। बैंक के पास है कि हम अगर हमें इंटरेस्ट देगा, हमें लोन देगा तो 10% 12% मिलेगा, सरकार को देने में तो घाटा है उसको, फिर भी वो सिक्योरिटी बॉन्ड क्यों लेकर के पैसा देता है? तो कुछ तो नियम आरबीआई ने बनाया होगा, आगे देखते हैं। अभी आगे आज ही खत्म करेंगे वो भी। यानी कि जब बैंक को पैसे की जरूरत होगी तो आरबीआई का दरवाजा खटखटाएगा, आरबीआई उसको लोन देगी, ठीक ना? लोन देगी, उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वही जो इंटरेस्ट होता है वही कहलाता है हमारा रेपो रेट। लेकिन एक सवाल और है कि जो बॉन्ड हमने आरबीआई को दिया उसका इंटरेस्ट किसको मिलेगा? सरकार ने तो बैंक को दिया था, अब बैंक ने आरबीआई को दिया, तो जो सरकार इंटरेस्ट देगी वो किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा कि आरबीआई को मिलेगा? बैंक को मिलेगा, बैंक को ही मिलेगा, है ना? क्योंकि अगर हम अपना घर दिखा करके हम लोन लेते हैं तो अपने घर में हम खुद रहते हैं ना, यानी कि सरकार ने बैंक को दिया है वो, तो सरकार जो पे करेगी इंटरेस्ट वो बैंक को पे करेगी। आरबीआई को जो बैंक देगी जो आरबीआई ने रेपो रेट डिसाइड किया होगा। सरकार भले 8% पे कर रही होगी लेकिन रेपो रेट 6.5% होगा, तो बैंक आरबीआई को 6.5% ही पे करेगी, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर? यानी कि रेपो रेट क्या है? जब भी बैंक को पैसा चाहिए तो आरबीआई जिस रेट पे उसको पैसा पे करेगी या जिस रेट पे लोन बैंक को देगी वो हमारा कहलाता है रेपो रेट। रेपो रेट का पूरा नाम बेटा, रेपो रेट का पूरा नाम कल मैंने बोला था पढ़ाऊंगा बैंकिंग और फाइनेंस, इतना तो देख के आना चाहिए ना। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट तो समझ गए, रेपो का क्या पूरा नाम क्या होगा? रेपो का रीपरचेजिंग ऑप्शन। रेपो रेट क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड मिला, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड आरबीआई के पास गया और उसके बदले इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फिर बैंक जब अपना पूरा पैसा देगा यानी कि रीपरचेज कर रहा है, उसी बॉन्ड को रीपरचेज कर रहा है। रेपो मतलब रीपरचेज ऑपरेशन, ठीक है? लेकिन अब एक चीज और आया कि मान लो बैंक है ये हमारा, अब बैंक के पास बड़ा पैसा हो गया, बहुत ज्यादा पैसा हो गया है। अब बैंक क्या करेगा भाई? बैंक लोन देगा सबको, लोन दे करके, लोन देने के पास भी एक्सेस बनी उसके पास, बैंक के पास हो गया, तो बैंक क्या करेगा उस पैसे को? क्योंकि बैंक में पैसा रखने से तो इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा नहीं, या तो वो पैसा कोई आदमी ले ले, कोई बिजनेसमैन ले ले, या गवर्नमेंट ले ले। इतना सब होने के बाद भी बैंक के पास एक्सेस पैसा बचा हुआ है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा उस पैसे को? तो बैंक उस पैसे किसको देगा? आरबीआई को देगा। कहा आरबीआई साहब हमारे पास इतना पैसा है, इस पैसे को आप ले लीजिए। तो आरबीआई कहेगा ठीक है मेरे पास पैसे ले आओ। तो क्या बैंक जब आरबीआई को पैसे देगा तो बदले में कुछ लेगा कि नहीं लेगा? क्या लेगा? इंटरेस्ट तो लेगा, वो तो फाइनल है। जहां पैसे की बात होगी बिना इंटरेस्ट का काम नहीं होगा, पहले तो क्लियर है। क्या आरबीआई से भी कुछ कोलेटरल मिलेगा? कुछ गिरवी रखाएगा? कहेगा हाँ सर ऐसे थोड़े पैसा दे दूंगा, हम आप पे भरोसा नहीं है, हमें आप पे भरोसा नहीं है। अगर मैं 5 करोड़ आपको कैश दे रहा हूं तो मुझे 5 करोड़ का क्या चाहिए? गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए जो आपके पास पड़ा हुआ है ना। तो अगर आरबीआई भी पैसा बैंक से लेती है, अब तक बैंक ले रही थी तब रेपो रेट, लेकिन बैंक के पास एक्सेस पैसा बचा हुआ है और वो आरबीआई को देगा, तो आरबीआई क्या देगा? गवर्नमेंट बॉन्ड और प्लस देगा। और बैंक ने इसने क्या दिया है? इसको पैसे दिए हैं, लोन दे दिया है, और बदले में क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो भैया ये इंटरेस्ट की बात ही नहीं करना है, इंटरेस्ट बिना काम चलेगा नहीं। तो जिस इंटरेस्ट पे बैंक आरबीआई को पैसा देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट होता क्या था? तो रेपो रेट माइनस, अब इसका अस्तित्व तो थोड़ा खतरे में है। खतरे में क्या है? पूरा खत्म ही हो गया समझो। रेपो रेट माइनस 0.25%।
यानी जितना रेपो रेट होगा उसमें 0.25% माइनस करके, अभी नहीं, ये उस समय तक चल रहा था जब तक कोरोना टाइम फ्रेम नोटबंदी जब तक नहीं आया था। नोटबंदी के बाद सिस्टम थोड़ा चेंज होगा, उसमें HDF आ जाएगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यहां तक क्लियर? रेपो रेट क्या है? जब बैंक लोन लेगी RBI से और जिस रेट पर लेगी वो रेपो रेट होगा। सर ये अल्पकालीन ऋण होता है? हाँ, शॉर्ट टर्म्स के लिए ये सब। और जब RBI को पैसा दिया जाएगा बैंक के द्वारा और उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से क्या होगा? कम होगा, 0.25%। ये कब तक था? जब तक नोटबंदी नहीं आया था। नोटबंदी के बाद थोड़ा सा नियम बदलेगा। क्यों बदलेगा? बाद में समझेंगे। अभी HDF जब समझेंगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का, तो पहले समझा दें उसको, और CRR को बाद में समझा दें, SLR को बाद में समझा दें, है ना? ठीक। अब एक बात समझो, नोटबंदी आया था ना? यस सर, 8 नवंबर। नोटबंदी आया। अच्छा, नोटबंदी में सब लोग क्या किए हो? सब पैसा जितना घर में पैसा पड़ा था कहाँ जाके जमा कर दिए? बैंक में। बैंक के पास मैंने कहा एक्सेस पैसा होगा तो किसको देगा? RBI को देगा। RBI बदले में क्या देगी? गवर्नमेंट बॉन्ड देगी और इंटरेस्ट देगी, है ना? अब इतना ज्यादा पैसा हो जाए कि RBI के पास गवर्नमेंट बॉन्ड ही ना बचे, तब हो सकता है? नहीं हो सकता है? ऐसा हुआ है, क्योंकि नोटबंदी के दौर में जितना पैसा जिसके पास था उसने क्या किया? अपने अपने बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक के पास इतना ज्यादा पैसा हुआ कि उसने RBI को देना शुरू किया। जब RBI, तो RBI इंटरेस्ट देने से नहीं भागेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि RBI के पास गवर्नमेंट बॉन्ड है ही नहीं। अब क्या करेगी? तो कुछ तो नियम ऐसा लाना पड़ेगा ना, कि कुछ ऐसा नियम ले आए कि बिना गवर्नमेंट। तो सरकार ने एक स्कीम निकाला, क्या? SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और जो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, अगर इसको रेट में कन्वर्ट करोगे तो इसे बोलोगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। अब जब जो रेपो रेट था उसी को सरकार ने क्या बना दिया? HDF बना दिया और रेपो रेट में घटा दिया। अब सरकार क्या कह रही है? पहले नोट करो, मैं समझा देता हूँ। रेपो रेट को खत्म किया, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अपने आप में खत्म हो जाएगा जब उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तेज लिखो, जितना तेज लिखो, एकदम गंदी राइटिंग में लिखो, घर पे जाकर बढ़िया राइटिंग में लिखना, है ना? तो इससे क्या होगा? 2 बार लिखोगे तो 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगा। अब समझो बेटा, 2 ऑप्शन अब हमारे पास बचा। हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? सरकार ने क्या किया? जब नया नियम लाया SDF, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हमारे पास लाया, तो उसमें ये कहा कि अगर बैंक के पास एक्सेस पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो क्या करे? RBI को जमा कर दे पैसा। RBI बदले में क्या देगी? उसको इंटरेस्ट देगी, लेकिन कोलेट्रल में, यानी कि गिरवी में कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको नहीं देगी। तो भाई कोई क्यों मानेगा? क्या क्यों मानेगा? कहेगा सर गिरवी नहीं, क्या गारंटी है कि RBI पैसा देगा कि नहीं देगा? कल हमको जरूरत पड़ेगा, मेरा बैंक दिवालिया घोषित होगा तो RBI देगा कि नहीं देगा? ये डर रहेगा ना। ये डर तब तक है जब तक आपके पास 2 इक्वल ऑप्शन हो। लेकिन सरकार ने एक काम किया, सरकार ने क्या? RBI ने एक काम किया। RBI ने क्या किया? जो रेपो रेट होता था, रिवर्स रेपो रेट, वो क्या होता था? रेपो रेट माइनस 0.25%। लेकिन उसने क्या कर दिया? SDF को क्या कर दिया है? रेपो माइनस 0.25%, यानी कि जो रेपो रेट होगा उसमें से 0.25% घटा करके इतना इंटरेस्ट आपको RBI देगी, बदले में आपको कुछ भी कोलेट्रल नहीं देगी। तो सर कहेगा कि ये लेने से बेटर तो मैं रेपो रेट ले ले। लेकिन सरकार ने क्या किया? रेपो रेट को गिरा दिया। रेपो रेट को क्या ला दिया? ये 2022 में हुआ है बेटा। रेपो रेट को ला दिया 3.25%। अब बताओ, अब कैसे पैसा जमा करोगे? अब बैंक किस रेट पे देना पसंद करेगी? 6.25% पे या 3.25% पे? अब बैंक का नजरिया बदल जाएगा। क्या बदलेगा? अरे RBI तो हमारे माँ बाप है, ये थोड़े भागेंगे। अब तक जिनको गिरवी चाहिए थी, अब वो उनका अब बदल गया टोन। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें चाहिए
अभी भी ये स्कीम नहीं खत्म हुआ है कि अगर बैंक आरबीआई ग्रीन हो गया क्या? बंदूक की किसी ठीक, चलो वो टच हो गया था। अभी भी वो स्कीम है, अगर बैंक आरबीआई को पैसा देती है तो बदले में गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकती है, लेकिन रेपो रेट कितना मिलेगा? 3.25%। लेकिन अगर वही पैसा दे रही है और कोलेट्रल में कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं ले रही है तो उसे क्या मिलेगा? एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट मिलेगा। और वो रेट कितना है? रेपो रेट माइनस 2.5, यानी जो भी रेपो रेट इस समय 6.5 है तो 6.5 माइनस 0.25%, यानी कि 6.25% उसको मिलेगा। अब बैंक किस रेट पे पैसा देना चाहेगी? बैंक कहेगी कि हम एसडीएफ फैसिलिटी को यूज करना चाहेंगे, ना कि रेपो रेट फैसिलिटी, क्योंकि आरबीआई जाएगी कहाँ? आरबीआई तो हमारा बैंकों का बैंक है, आरबीआई पे मेरा पूरा भरोसा है। तो रेपो रेट चाहो या चाहते या ना चाहते हुए भी रेपो रेट अपने आप में क्या हो गया? लगभग खत्म। चलो 3 आपका टर्म्स हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ, 3 टर्म्स खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो मान लो एक लड़का ए है, एक लड़का बी है और एक लड़का सी है। इनके घर से इनको आता है 30,000 रुपया, इसको भी आता है 30,000 रुपया और सी को भी आता है 30,000 रुपया। ए का जो खर्चा है वो कितना है? टोटल 30,000। समझना एग्जांपल है। ए के पास कितना पैसा बचा बेटा? कुछ नहीं बचा, तो जीरो बोलो ना, कुछ नहीं बचा मतलब जीरो बचा। बी जो है थोड़ा सा सेविंग करने वाला लड़का है, उसके घर से आ रहा है 30,000 रुपया, लेकिन वो खर्च कितना कर रहा है? 25,000 रुपया। तो बचा इसके पास कितना बेटा? 5,000 रुपया बचा। और एक लड़का है सी, है ना, बड़ा खर्चीला है, उसके पास आ रहा है 30,000 रुपया, लेकिन इसके खर्चे कितने हैं? 35,000 रुपया, यानी कि माइनस में चल रहा है। अब बताओ तीनों में बेस्ट कौन है? तीनों में बेस्ट कौन है? डी। सी लग रहा है। बढ़िया ना सर, बढ़िया कौन है? 30,000 आ रहा है वो तो खर्च कर रहा है, दोस्त का भी पैसा खर्च कर दे रहा है। मेरा भाई जब कमाऊंगा तो दूंगा, ज्यादा मांगेगा दोस्ती तोड़ लेगा, इससे अच्छा कौन है? बैंकिंग के नजरिए से बेस्ट कौन है? बी, यानी कि सेविंग हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इकोनॉमिक्स में एक चीज समझना है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग है तभी इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तभी हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। तो सेम इसी तरीके से बैंक है हमारा, बैंक के पास पैसा है ना, बैंक के पास क्या है? वेल्थ है, बढ़िया है। कभी ऐसा हो सकता है कि बैंक के पास पैसा ही ना बचे, एकदम जीरो पैसा हो जाए। होता है ऐसी कंडीशन में अगर कोई डिमांड, जिसके डिमांड लायबिलिटीज है, भाई टाइम लायबिलिटी तो एक टाइम फ्रेम पे पूरा होगा, लेकिन डिमांड लायबिलिटी वाला अगर मानो बैंक के पास पैसा नहीं है, उसने सारा पैसा क्या कर दिया? लोन में उड़ा दिया। अब पता चला कि हम जो डिपॉजिटर है पैसा लेने गए और बैंक से कहें तो क्या बैंक कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है? ऐसी कंडीशन में बैंक के पास पैसा कैसे बचेगा? उसके लिए भी आरबीआई ने कुछ स्कीम बनाए हैं। आरबीआई ने ये कहा कि जो बैंक के पास जो टोटल टाइम एंड, अब इसमें लायबिलिटीज में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्लियर कर दिया है। एनडीटीएल मतलब नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि बैंक के पास जो टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है, यानी जितना इसके पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंट, है ना, सम परसेंट किसको देंगे? ये किसके पास जमा करेंगे? आरबीआई के पास। यानी आपको आरबीआई के पास पैसा जमा करना है, लेकिन एक शर्त है, इस पैसे के लिए आरबीआई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। यानी कि आपके पास जो टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है, इट मींस आपके पास टोटल जो डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट आपको आरबीआई के पास जमा करना ही करना है, ठीक है। लेकिन उस पैसे के बदले मैं आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। यही जो सम परसेंटेज है इसी को बोलते हैं बेटा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और इस पैसे का यूज आप तब करोगे जब बैंक को वाकई में ऐसी नीड लगेगी और आरबीआई को लगेगा कि वाकई में इसके पास नीड है, तो वो क्या करेगा? उस पैसे को उसको देगा। जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल हुआ यस बैंक। यस बैंक की जो कंडीशन हुई थी बहुत खराब हुई थी, इस समय यही सब पैसे उनके लिए काम आया। अब फिर से स्टेबल हो गया, लग रहा था कि दिवालिया घोषित हो जाएगा, लेकिन अभी देखो यस बैंक को नहीं, यस बैंक है ना, वाई थी यस
इसकी भी हालत एकदम पूरी खराब हो गई थी यस बैंक का, मार्केट वैल्यू बहुत खराब हो गया था, लग रहा था कि दिवालिया घोषित हो जाएगा। लेकिन अब यही सब पैसे जो आरबीआई के पास आपने सिक्योरिटी के तौर पे रखा हुआ था, उसी के थ्रू क्या किया आरबीआई ने इसको फिर से स्टेबल, क्योंकि आरबीआई कभी नहीं चाहता है कि बैंक बंद हो, आरबीआई चाहता है हमेशा बैंक अपनी ताकत के साथ बनी रहे। इसलिए आरबीआई ने ये रूल लगा दिया, क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसा रहेगा और उसे अच्छा कस्टमर दिखेगा तो वो क्या करेगा, उस पैसे को कर देगा। तो इसलिए कहा कि जो टोटल लायबिलिटीज है आपकी, टोटल टाइम लायबिलिटीज है, उसका कुछ परसेंट है ना, अब वो परसेंटेज आपस में चेंज होता रहता है। पहले था 4.5%, अभी बीच में आया था 3%, तो वो आपस में फ्लैक्चुएट होता रहता है। अभी टाइम का आप लोग देख लीजिएगा, लगभग मुझे लग रहा है 3.5 या 3% है ना, 3 या 3.5% है। अब वो कैसे बढ़ता है और घटता है, अगर सरकार चाहती है कि मार्केट में ज़्यादा लोन बटे तो वो क्या करती है, सीआरआर को घटा देगी। जब सीआरआर को घटा देगी तो आरबीआई के पास, अगर मान लो सीआरआर 5% है, तो यानी 5% पैसा किसके पास जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास पैसा जमा है तो फिर लोन में कैसे दोगे? लेकिन अगर वही 3% हो जाए तो 2% और लोन एक्स्ट्रा बांट सकता है कि नहीं बांट सकता है? तो सरकार जैसा चाहती है, अगर चाहती है मार्केट में और पैसा उतरे और लोन जाए, तो वो क्या करती है, उसको घटा देती है। मैं बार बार सरकार क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझेंगे बाद में। 2016 में एक कमेटी की गठन हुई, उस कमेटी के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पहले डिसीजन मेकर, चाहे रेट आपका बैंक रेट हुआ, चाहे रेपो रेट हुआ, चाहे कोई भी रेट हुआ, उसका डिसीजन मेकर गवर्नर हुआ करता था। लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो पूरा स्कीम ही बदल गया। उसमें 6 मेंबर की कमेटी होती है, जो गवर्नर होते हैं उनको डबल वोट करने का अधिकार है। तो आप समझ सकते हो कि 3 मेंबर आरबीआई के होंगे, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे, और डबल वोट करने का अधिकार किसको है, गवर्नर का। और गवर्नर किसका, सरकार का। तो सरकार जो चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा अब रेपो रेट को डिसाइड कर सकती है, एसएलआर को डिसाइड कर सकती है, इनफैक्ट बैंक रेट को भी डिसाइड कर सकती है, जो कि एक गलत डिसीजन था। कभी कभी आज़ाद छोड़ देना चाहिए कुछ चीज़ों को, है ना। सरकार हर चीज़ को कंट्रोल में रखना नहीं चाहिए। जैसे कि चाइना, मैंने बताया था रिसोर्सेज पे, सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। यूएस में क्या है, सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका है, कैपिटलिस्ट का है, यानी कि इंडिविजुअल का है। चलो, सीआरआर समझ में आया। सीआरआर कि बैंक के पास जो टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है, उसका कुछ परसेंट आपको आरबीआई के पास जमा ही करना पड़ेगा, बदले में आरबीआई आपको 1 रुपया भी परसेंटेज में नहीं देगी। तो ये आपका हो गया। अगला आते हैं एसएलआर। ये क्या है भाई, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब कैश की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। एसएलआर क्या है, बैंक ये कहता है कि देखो अपनी टोटल जो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है उसका कुछ परसेंट तो तुम मेरे पास जमा करना, लेकिन कुछ कैश अपने पास भी रख लो भाई। लोन तो भाई तुम तो लोन के लिए बने हो, जितना लोन बांटोगे उतना तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना बैंक का फायदा है। लेकिन कुछ पैसा तो मेरे पास जमा किया, वो तो सीआरआर हो गया। कुछ पैसा आपको अपने पास खुद भी जमा करना है, जिसको आप लोन के रूप में नहीं बांटोगे। यानी किसी भी बैंक के पास कितना पैसा होता है बेटा, 100%। उसमें से सीआरआर आपने निकाल लिया, ये किसको दे दिया आपने, आरबीआई को दे दिया। कुछ पैसा आपको, कुछ परसेंटेज आपको खुद के रूप में रखना है ना, एसएलआर के रूप में रखना है। तो वो कितना रखा गया है, 18%। इस समय जो है रेट 18%। यानी कि अब अगर आप लोन के रूप में बांटते भी हो तो कितना बांटोगे, सीआरआर अगर मान लेते हो 4%, इसको मान लेते हैं, है ना, 4% ये है। तो आपने 4% किसको जमा कर दिया, आरबीआई को। बाकी 18% आपको खुद अपने पास रखना है, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास 22% हमेशा क्या होना चाहिए, अपने पास रहेगा। बाकी 22% के बाद जो भी पैसा है आप लोन के रूप में बांट सकते हो। लेकिन उसमें भी 2 से 3 एक शर्त दे दिया कि सर 18% अगर हम पैसा रखे रहेंगे तो फिर उस पैसे का तो इंटरेस्ट हमें कुछ आना नहीं है, और उसे 3 फॉर्म में रखना है। एक फॉर्म है आपका कैश, ये 18% जैसे मर्जी है, या तो आप कैश में रख लो, या तो आप गोल्ड में रख लो, या तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में रख लो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख लो। इस 3 फॉर्म में आप रख सकते हो। तो एक सवाल मेरा था ना कि क्यों बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेती है। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो इंटरेस्ट उतना मिलना नहीं है भाई, उसको तो फायदा लोन बांटने में है। फिर भी बैंक क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, क्योंकि उसको 18% पैसा रखना है। अब बैंक अगर कैश के रूप में रखेगी तो बैंक को कुछ पैसा मिलेगा क्या? अगर 18% वो पूरे कैश के रूप में रख ले बैंक,
तो क्या बैंक को साल भर में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि वो तो कैश के रूप में पड़ा हुआ है। तो या तो उसको वो इन्वेस्ट करती है गोल्ड में, कभी सुनते होगे ना गोल्ड लोन, बड़ा प्रचार करती है गोल्ड लोन, क्योंकि उसका 18% पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो गोल्ड लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती है वो, यानी आपसे गोल्ड लेकर के कैश आपको दे देती है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया? अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा तो कुछ परसेंट तो मिलेगा, गोल्ड का रेट बढ़ेगा, कुछ परसेंट तो कमाएगी बैंक की, नहीं कमाएगी? 100% कमाएगी। अगर उसी पैसे को 18% उसने गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया तो 6-7% कमाएगी कि नहीं कमाएगी? तो कैश रखने से तो बेटर है कि गवर्नमेंट बॉन्ड या गोल्ड में, इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदती है बैंक। क्लियर हुआ ये? जो मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया था शुरू में कि क्यों गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदती है, क्यों नहीं लोन दे देती है? क्योंकि उसकी मजबूरी है कि 18% उसको रखना है। किस फॉर्म में रखना है? कैश फॉर्म में रखना है, गोल्ड फॉर्म में रखना है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में रखना है। तो कैश रखने में बैंक का कोई फायदा नहीं है, कैश से उसे 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो या तो उस 18% को वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, या तो इंटरेस्ट उसको किस में इन्वेस्ट कर दे? अब कहोगे सर अगर इसने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, 4% उसने CRR में दे दिया, उसके बाद बैंक के पास एकदम पैसा ना बचे, तब बैंक क्या करेगा? बैंक के पास है ना दरवाजा रेपो रेट वाला, दरवाजा खटखटा करके ले लेंगे पैसा, बदले में इंटरेस्ट पे कर देंगे। उनको तो कम ही देना है, जिसको हम देंगे उससे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। शॉर्ट टर्म्स के लिए तो हम ले ही सकते हैं रेपो रेट पे। तो ये सब तरीका है बैंक का काम करने का तरीका है। अभी बहुत सारी चीज़ें, ओपन मार्केट ऑपरेशन बचा हुआ है आपका, उसको भी अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ तक इसको समझ में नहीं आया ये बताओ पहले, इतने टर्म्स में। और देख रहे हैं कुछ टॉपिक आप लोग का रहेगा, सब समझना काफ़ी है। सर आपका फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। STATUDORY स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक ना? अब आप लोग का बचा है MSF बेटा, ठीक है ना? बैंक रेट बचा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन बचा हुआ है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बचा हुआ है, LLF, ठीक है ना? ये 4 चीज़ें बचा हुआ है। और ये 4 चीज़ें मैं कल आप लोगों को ये समझा दूंगा, तो आपका बैंकिंग और फाइनेंस के भी मेन टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी और जो चीज़ें मैंने RBI के बताया कि RBI की क्या फंक्शन है, RBI का क्या काम है, ये आप लोग क्योंकि अगर उसको मैं एक दिन और लूँगा तो एक दिन पूरा समय ले लेगा RBI, तो उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमें 12 दिन में और भी जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। अच्छा हाँ, ये जो है आपका बैंकिंग और फाइनेंस का चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्लेन्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आते हैं, आपके मेंस में इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो पहले प्लेन्स तो आपको निकालना है, इसलिए ज़्यादा जरूरी है, और ये चीज़ें आपको समझ में भी आएगा। हाँ बेटा, जैसे इस बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लिया था तो उसमें पूछा था क्या RBI संवैधानिक निकाय है? RBI संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में कहाँ उसका ऑब्जेक्ट है? जैसे एक क्वेश्चन आया वो स्टैचुरी बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अलग है, स्टैचुरी अलग है। अभी सब पॉलिटी में जब तुमको पढ़वाएं और सर पढ़ाएंगे RBI इंडिया एक्ट 1935, हिस्ट्री वाले भी सर भी पढ़ाएंगे, है ना? पहले एक एक्ट पढ़ाएंगे 1909 एक्ट, है ना, मार्ले मिंटो, फिर उसका 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है? फिर उसके बाद आएगा 1935 साइमन कमीशन के बाद जो आएगा उसमें RBI एक्ट 1935 भी है, ठीक है ना? उसमें RBI के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है ना? आज़ादी से पहले ही वो बॉडी हमारी क्रिएट हो चुकी है, वो स्टैचुरी बॉडी क्रिएट हो गई, ठीक है? हाँ, तो वो चीज़ें हिस्ट्री वाले भी सर हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पॉलिटी वाले सर भी पढ़ाएंगे, वो उनका पार्ट है, ठीक ना? चलो आप बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जो मैंने कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया और आज पढ़ाया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
कोई दिक्कत नहीं ना? तो मैं टेस्ट ले लूँगा तो हो जाएगा ना कंप्लीट? यस सर। चलो देखते हैं, सर तो टेस्ट लेंगे मैं तो लूँगा ना, यस सर। है ना? यानी कि मैंने जीडीपी खत्म कर दिया है, इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया है, जीडीपी आपका कंप्लीट हो गया है। बैंकिंग और फाइनेंस में व्हाई नीड अ बैंक, व्हाई नीड अ आरबीआई, 2 टॉपिक ये क्लियर हुआ। आपका रेपो रेट कंप्लीट हुआ। असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, खत्म हो गया। नेट टाइम, है ना, टाइम लायबिलिटी क्या होता है, डिमांड लायबिलिटी क्या होता है, कंप्लीट हो गया। आपका रेपो रेट कंप्लीट हो गया, रिवर्स रेपो रेट कंप्लीट हो गया। आपका स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो गया, यानी एसएलआर खत्म हो गया और सीआरआर खत्म हो गया, ठीक है। और एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ आपका कंप्लीट हो गया। यानी इतना टॉपिक आपका अब तक क्लियर हो चुका है। जिसका भाई ना हो, एक बार जो पहला दिन है वो अपना YouTube चैनल के थ्रू देख सकते हो। बाकी सब लोग अपना तैयार रखेंगे। हो सकता है फ्राइडे में आधे घंटे में मैं टेस्ट ले लूँगा, क्योंकि आधे मेरे पास बहुत टाइम रहेगा, है ना, फ्राइडे में। ठीक है बेटा, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, 4 मिनट और है आपके पास। क्या तुम्हारा सवाल आज नहीं है? नहीं सर, सही है। आज कंप्लीट है? सर ये हाँ। जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी अल्पकालीन ऋण हाँ, होता है। शॉर्ट टर्म्स, दोनों शॉर्ट टर्म्स है। रेपो रेट जहाँ शॉर्ट टर्म्स नहीं होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। का मतलब ये शॉर्ट टर्म्स में आ जाएगा। हाँ, जो शॉर्ट टर्म्स का मतलब है कि 1 दिन से लेकर के 1 साल तक, है ना। बस उसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। बैंक रेट हम बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए अलग कहानी है। शॉर्ट टर्म अभी एक और आपको पढ़ना है जो कि 24 घंटे के लिए लिया जाता है। तो सारी चीज़ें भी पढ़नी है, जो चीज़ें धीरे धीरे लेके चलना। एक साथ बता दूंगा तो केमिकल लोचा हो जाएगा, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हमको। बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना है जो हमारे समझ में आए, क्योंकि इस बात को मैं जानना हूँ कि फर्स्ट टाइम आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। यस सर। तो हमको ऐसा नहीं कर देना कि आप फिर उसी में घूमते रहो और शास्त्रियों में, है ना। अर्थशास्त्र बहुत टफ होता है अभी पढ़ना। इंडियन इकोनॉमी आसान है और इकोनॉमिक्स बहुत टफ है आपको। यस सर। चलो ठीक है बेटा। थैंक यू सर। क्वेश्चन नहीं है। बैंकिंग सिस्टम पूरा कनेक्शन बनाने के लिए सर कुछ खाली क्वेश्चन आप चित कहाँ रहे? रोज इलाहाबाद चले जाते सही के लिए से। छुट्टी करत रहे नहीं होंगी।